हेलो स्टूडेंट्स, एमबीबीएस इन पैरामेडिकल कोर्स में तुम्हारा स्वागत है। देखो, एक चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, रेस्पिरेशन। जी हाँ, वही चैप्टर है जो 11 से एनसीईआरटी 11 से तुम पढ़ते आ रहे हो। उस चैप्टर में नाम था रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, ऐसी कुछ नाम था उसका। ठीक है, तो एमबीबीएस में भी आपको इसी चैप्टर को डिटेल स्टडी पढ़ना है। अच्छा, एमबीबीएस में क्या पढ़ना है? तो तुमने जो 11th में पढ़ा था, तो उसमें कुछ लिमिटेड लिमिटेड ही 8-9 पेज का चैप्टर है, उतना उतना ही में आपने पढ़ा था। लेकिन अब एमबीबीएस में क्या पढ़ोगे तो पूरी डिटेल, अब तक में जितनी भी थ्योरी प्रूफ हुई है, जितने भी डिस्कवरीज हुई है रेस्पिरेशन को लेके, जो भी थ्योरी आई है, हाइपोथेसिस आई है, जितने भी क्या क्या थ्योरी लिखी गई है, जितने भी डिस्कवरीज हुई है, वो सब आपको एमबीबीएस में ही पढ़ना है। और एमबीबीएस के बाद में जो आप स्पेशलाइजेशन पढ़ोगे, तो आपको उसी चैप्टर को रिपीट करना है, पढ़ना है, उसमें एक्सप्लेन करना है, चीजों की याद रखनी होती है जब आप पेशेंट को डायग्नोस कर रहे हैं। तो ये सब जितने भी थ्योरेटिकल बातें हैं आपको एमबीबीएस में पढ़ा दी जाएगी। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में उसी बात को क्लिनिकल डायग्नोसिस के हिसाब से आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर। हमारा जो आज का नाम, जो चैप्टर का नाम है, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन तो सबसे पहले बात की इस टर्म का, हम बायोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप भूलेंगे नहीं अगर उस टर्म का मतलब समझ जाए कि टर्म लिया कहां से गया है, डिराइव कहां से हुआ है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि बायोलॉजी का डिफिनेशन उसके टर्म में ही छुपा होता है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, जितने भी मैंने चैप्टर तक पढ़ाए हैं, मैंने 11 टू एनसीईआरटी नीट वालों को भी पढ़ाता था, अब एमबीबीएस वालों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमेशा कहता है कि उसके टर्म में को अगर हम ध्यान से पढ़ें, उसका डेफिनेशन उसके टर्म में ही छुपा हुआ है। तो इसमें भी रेस्पिरेशन का मीनिंग, इसमें है एक टर्म है री। ठीक है, री है और एस्पायर है। री का मतलब ही होता है रिपीट। ठीक है, रिपीट। एस्पायर का मतलब है टू ब्रीथ। तो हमें बार बार सांस लेनी है, बार बार सांस लेनी है, उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। री एस्पिरेशन यानी बार बार सांस लेनी है, टू टेक एयर इनटू आवर लंग्स, टू टेक ब्रीथ, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, इसी को इस रेस्पिरेशन चैप्टर कहते हैं। ठीक है, इसका तो एक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अगला जो इसी में टॉपिक है कि रेंज क्या है। इस अगला जो है रेंज क्या है, हम कितनी सांस जो है कितनी बार लेते हैं, कितनी बार छोड़ते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है कि सांस लेना, सांस छोड़ना कितना है, वो मिनट के हिसाब से देखते हैं। मिनट के हिसाब से हमने पहला रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देख लिया, अब रेंज देखेंगे। ठीक है, रेंज क्या है कि हम किस एज की बात कर रहे हैं, एज। ठीक है, एज क्या है, एज क्या रेंज। तो देखो, मेरे पास एक डाटा है, मैं आपको डाटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डाटा लिख रहा हूँ, डाटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। डाटा क्या है कि हमारे डाटा पे जो होगा वो न्यू बॉर्न बेबी से लेके डेथ तक, डेथ का जब तक आप मर न जाए तब तक डाटा है, और वो वैरी करता है क्या, रेस्पिरेशन पर मिनट। उसी हिसाब से डाटा हम तय करते हैं कि आप जो ह्यूमन बॉडी है वो बचपन से लेके मरने तक सांस क्या एक ही रेट पे सांस लेता है, या उम्र के हिसाब से वो घटते बढ़ते बदलते रहते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट कुछ और होता है, मरते टाइम कुछ और होता है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में आपको पढ़ाया जाएगा जब आप डॉक्टर एमबीबीएस क्लास जाएंगे, जब क्लिनिकल डायग्नोसिस पढ़ेंगे। ऐसे थ्योरी में मैं बता रहा हूँ, तो उसको आपको मेजर करने को मिलेगा। तो इसको देखो, डाटा क्या है, मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने एक डाटा आपको दिया है। डाटा जब आप पेशेंट आपके क्लिनिक में आएंगी, या आप डायग्नोस कर रहे हो, इंटर्नशिप करने जाओगे हॉस्पिटल में, या थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, तो आपको एक डाटा याद रखना होगा कि जो हम
सांस जो हमारे लेने की होती है, ठीक है, सांस लेने की जो रेट होती है वो क्या होती है। देखो हम यहाँ पे बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बॉर्न है, एकदम जस्ट अभी बॉर्न हुए, ठीक है, अभी बॉर्न है और आपका 0 डे शुरू हुआ है, आपको यहाँ से 0 डे शुरू हुआ है। 0 डे शुरू हुआ है, इसका मतलब कि अभी माँ के गर्भ है बच्चा, और माँ के गर्भ में भी क्या सांस ले रहा था, तो जवाब है नहीं, वो माँ की गर्भ में सांस नहीं ले रहा था, क्योंकि माँ के जब इंट्रायूटरीन लाइफ, इंट्रायूटरीन मतलब कि गर्भाशय में जब बच्चा था तो उसके जो लंग्स थे वो नॉन फंक्शनल थे, याद रखिएगा, lungs was non-functional in uterine life. When he was in a mother's womb, he was unable to take breath. Okay? A non-functional lung, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ non-functional lungs of a baby in womb. जो माँ के पेट में था तो उसका लंग्स नॉन फंक्शनल, यानी कि एक्सपायर नहीं कर रहा था, सांस लेना फूलना नहीं चल रहा था। तो सवाल है कि फिर सांस, बच्चे के पास ऑक्सीजन ज्यादा कैसे होगा, सांस लेने का मतलब ही तो है कि ऑक्सीजन लेना है। तो मदर के ऊन में एक प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एक कॉर्ड सप्लाई देती है, नर्व कॉर्ड सप्लाई देती है, ब्लड वेसल सप्लाई देती है प्लेसेंटा, उसी से बच्चे को ऑक्सीजन की पूर्ति होती थी। अब जैसे ही बच्चा बाहर आया है, तो फर्स्ट क्राई किया, बच्चे ने पहली चीख निकाली और वहीं से सांस लेना शुरू किया। तो फर्स्ट सांस लेना शुरू किया और उसकी हार्ट बीट होगी वो कम से कम 30 से 60 टाइम्स होगी पर मिनट। वो 1 मिनट में 30 से 30 बार सांस भी ले सकता है और 60 तक भी ले सकता है। इसका रेंज है 30 बार। वो बच्चा का एज होगी 0 डे से लेकर 1 मंथ तक। अगर वो बच्चा 0 से 1 मंथ तक का है तो उसकी ब्रीदिंग रेट यही होगी 30 से 60 मिनट तक। जब आईसीयू, एनआईसीयू और सीसीयू में जाएंगे, छोटा बच्चा जब एनआईसीयू में होगा तो मॉनिटर पे जो रेट लिखा होगा आपको इसी के रेंज में होगा। अगर वो बच्चा नॉर्मल है तो इसी रेंज में होगा। अगर इतना है तो समझिए कि हार्ट बोल रहा हूँ, रेस्पिरेटरी रेट एकदम ठीक है, नॉर्मल है 30 से 60। उसके बाद फिर बच्चा बड़ा होते गया, इन्फेंट कहेंगे उसको, माना 1 साल का बच्चा मतलब अभी चलना तो नहीं सीखा है लेकिन माओ बन के चलना सीख रहा है, बेड पे लेटे पलट जाता है, उसको इन्फेंट कहते हैं। उस इन्फेंट को एज है कम से कम 1 ईयर तक, 12 मंथ यानी 1 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चे को थोड़ा सा कम होता है, ये तेजी से सांस ले रहा है, देखिए एकदम तेजी से सांस ले रहा है, एकदम तेजी से ले रहा है, उससे थोड़ा कम रेट रहता है इसके इन्फेंट 30 से 50 रहता है, कम से कम नहीं तो 10 का डिफरेंस आता है, 10 का डिफरेंस गिरावट आती है, 10 के डिफरेंस गिरावट है, 30 से 50 रहता है। वो 12 महीने तक के बच्चे को यही नॉर्मल रेंज में आपको रहेगा, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 30 से 45 भी हो सकता है, 32-38 हो सकता है, मतलब 50 तक के रेंज माना गया है। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में इतना माना गया है कि 50 तक हो सकता है। लेकिन फिर भी हम एडल्ट से बहुत तेजी में सांस लेता है। हम लोग एडल्ट में आते हैं और आप एमबीबीएस पढ़ाई करें, आप भी एडल्ट में आते हैं, तो आपका जो रेट है वो बच्चों के मुकाबले में कम है, बच्चे तेजी से सांस लेते हैं। तो अभी देखिए, अभी आप यहाँ हैं, अब यहाँ से आप पहुंच रहे हैं तो 50 तक आप आए। वही बच्चा 1 से 3 साल तक के बच्चे को आया, एक के बाद 3 साल तक के बच्चे को कहते हैं टोडलर किसको कहते हैं, जो तुतला के बोलता है, जो क्लियर नहीं बोल पाता है, तुतले में बोलता है, तुतले वाले बच्चे को उसको टोडलर कहते हैं। तो वो 24 से 40 तक, देखिए इसमें भी 10 टाइम्स के गिरावट आया, तो 24 से लगभग 10 टाइम्स की गिरावट आई है, तो 24 से 40 पर मिनट रहता है। उसमें 25, 26, 36 भी हो सकती है। ठीक है, आप स्टेथोस्कोप लगा के बच्चे को चेस्ट लगा के आप सुनेंगे और काउंट करेंगे घड़ी पे, तो आपको यही रेंज मिलेगा 25 से 40, 24 से 40, तो मिलेगी सही। वो बच्चे की एज क्या होगी, 3 साल तक की होगी, 3 साल की होगी। अब यहाँ तक के बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, तो अब प्री स्कूल कहते हैं इसको। अब स्कूलिंग जाना शुरू किया है, नर्सरी, प्ले स्कूल, इस समय जाना शुरू किया है, तो बच्चा 3 से 5 साल तक का हो चुका है। ठीक है, 5 साल तक के बच्चे को जब सर्दी खांसी होगी आपके पास आएगा तो उसका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट उसका चेक करिएगा, तो उसको 22 से 34 होगा। इसमें भी देखिए कम से कम 10, ऑन एन एवरेज 10 की गिरावट है, 22 से 34 तक जा रहा है। वो 5 साल तक के बच्चे का यही रहता है प्री स्कूलिंग। उसके बाद स्कूल गया, मतलब 6 साल का बच्चा पहला या दूसरे क्लास में होगा, 1 या 2 ईयर क्लास में होगा, 12 तक मैट्रिक के आसपास, ये मैट्रिक तक पहुंच रहा है।
तो उसकी रेट जो होगी वो 34 यानी 30 लगभग लगभग 30 मानिए कि 30 बार उसने रेस्पायर किया है 1 मिनट में। वो स्कूलिंग वाला एज है, स्कूलिंग वाला है ये 6 से 12। ये डाटा अलग अलग किताबों में अलग अलग डॉक्टर के हिसाब से वो अब देखिए ना, ये जो ये डाटा जो है डॉक्टर्स को दिमाग को कैसे जोड़ता है। देखिए जैसे कि आप नॉर्मल रेंज पे रहते हैं, बिहार झारखंड ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पहाड़ ना हो और एयर क्लियर हो, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं। वही आप ऐसे ऊंचाई पे चले जाए जहाँ की ऑक्सीजन लेवल कम हो, वहां पे हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, जल्दी सांस लेता है, कभी कभी वहां भी फ्लक्चुएट करता है। तो ये डाटा उस वहां का है जहाँ बच्चे नॉर्मली प्लेन्स पे रहते हैं, पहाड़ पे नहीं रहते, वहां का ये डाटा है। अगर आप डॉक्टर है और पहाड़ में प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे रेट कुछ और होगा। तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से पता कर सकते हैं कि बच्चे की रेट यहाँ क्या होनी चाहिए और वो नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद वो बच्चा मैट्रिक कर लेता है। मैट्रिक के बाद इस एज में 20 बार 1 मिनट में, उसकी एज क्या है 13 से 18 तक है, 15 से 18 तक है, मैंने 20 के नीचे ही है, उसकी रेट ये है 20 बार ले रहा है। ठीक है, उसके बाद एडल्ट, अब वो एडल्ट यानी स्कूल कॉलेज नौकरी पेशा में जाएगा। ठीक है, नौकरी पेशे में जाएगा, सर्विस करेगा, आप डॉक्टर बन चुके हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी लाइफ नॉर्मल रही होगी, तो उस पर 20 बार, कम से कम 20 बार, कम से कम 17 18 20 बार पर मिनट में आप सांस ले रहे हैं। ठीक है, उसको कहते हैं एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस के हिसाब से ही हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद बूढ़े एज, जैसे जैसे 35 40 जाएंगे ये और गिरावट आएगी। ठीक है, और गिरावट आएगी और यही नॉर्मल रहेगी मॉनिटर पे आपको। ये और ये लगभग लगभग सेम होता है, 17 मान 17 18 या 20 मान सकते हैं रेंज है। वो 50 है और मरते दम तक, जब तक हम मर नहीं जाए नॉर्मल रेट यही रहेगी। अगर अब ऑब्वियसली बात है, जब पेशेंट बूढ़ा होगा तो उसमें कुछ बीमारियां होंगी, बीमारी की वजह से एसओबी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस नहीं ले पाता है, तो या तो रेट बढ़ेगी या तो घटेगी। वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस में आप पता करें। तो ये नॉर्मल रेंज थी। ठीक है, नॉर्मल रेंज थी। अब इसके बाद हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, रेंज पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, मैं टाइप रेस्पिरेशन हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले रेस्पिरेशन क्या था कि रेस्पिरेशन जो था हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन एक टर्म से बना है री एंड एस्पायर, मैंने बार बार सांस लेने की रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मैंने बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है कि सांस लेना सांस छोड़ना, हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है शरीर या टिश्यू तक पहुंचाने का यही एक रास्ता है, उस प्रोसेस कहते हैं रेस्पिरेशन। उसके बाद देखते हैं कि रेंज क्या है, हम 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन बॉडी किस एज में है, हर एज के हिसाब से अलग अलग उसका रेट है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में डॉक्टर्स को ये पता होता है, जब वो प्रैक्टिस करता है तो उसको पता होता है कि पेशेंट आया है, इसलिए उसको प्रिस्क्रिप्शन में एज लिखा रहता है। तो एज इसलिए भी लिखा रहता है कि किस उम्र में क्या बीमारी शुरू हुई, तो वो पता लग गया। अब हम चाहते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, देखिए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है कि हम रेस्पिरेशन ले ही तो रहे हैं। देखिए रेस्पिरेशन का मतलब ही हुआ कि हमें ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई करना है। ठीक है, बॉडी को रेस्पिरेशन को एक्सचेंज करना है बॉडी से, कहां से, इन्वायरमेंट से बॉडी तक हमें एक्सचेंज करना है। तो हमने क्या किया, हमने नाक से सांस लिया। ठीक है, नाक से सांस लिया, हमें नाक से सांस लिया, एयर गया अंदर, एयर अंदर गया, नाक से होते हुए अंदर गया, फिर लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स गया, लंग्स से टिश्यू में गया। ठीक है, लंग्स में टिश्यू में गया। तो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसका हम डिटेल स्टडी आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी क्लियर जानिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल, कंफ्यूज मत करिएगा। जब भी कहा जाए कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है, कोई कह दे कि सांस को हम छोड़ रहे हैं, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं है। गैसेस एक्सचेंज के हिसाब से बोला जाए सांस लेना छोड़ना है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहां से कहां, जब तक आप टिश्यू तक ना पहुंच जाए, ये भी सांस को हमने अंदर लिया, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है।
ट्रैकिया में आया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, लंग्स में गया, लंग्स में आया, लंग्स में टिश्यू तक आया, ठीक है, टिश्यू एयर ट्रैक है, फिर आया ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स में आया टिश्यू। तो जब तक एयर या ऑक्सीजन टिश्यू तक ना पहुंच जाए, मतलब मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व ना हो जाए, मेटाबॉलिज्म में वो इन्वॉल्व ना हो जाए, तब तक कहेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। हमने हवा को लिया है, वो रास्ते में है, मेन मेटाबॉलिज्म तक नहीं पहुंचा है, हमने O2 को ले लिया है और CO2 को छोड़ दिया है, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आएगा। वही ब्लड वेसल्स और टिश्यू के पास जब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, मतलब वो टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन और CO2 को बाहर फेंकते हैं, इसी को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल का मतलब है कि वो ऑक्सीजन बस टिश्यू तक ला दो, मेन फंक्शन इन्वॉल्व कर दो उस ऑक्सीजन को, उसी कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब कि फाइनली हम उस टिश्यू तक पहुंचा दे जहां उसकी जरूरत है, जहां हमें एनर्जी बनने वाली है, ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म होगा और वहां पे एनर्जी बनेगा। तो ऑक्सीजन उस रास्ते तक पहुंचाने तक को एक्सटर्नल कहेंगे, और उसी ऑक्सीजन को ब्लड के बाद टिश्यू तक पहुंचाने को इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। बस इतना ही सिंपल टॉपिक डिफिनेशन निकलता है। ये मत कहिए कि सांस को लेना इंटरनल रेस्पिरेशन है और सांस को छोड़ना एक्सटर्नल, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को इस एंगल से बता रहा है कि सांस जब तक वो रास्ते में है, जब तक वो नली में है, तब तक वो एक्सटर्नल है, और नली के बाद ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल में टिश्यू में पहुंच गया जहां उसकी जरूरत है, उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आया? हमने तीन टॉपिक पढ़ लिया, रेस्पिरेशन, रेंज और टाइप रेस्पिरेशन। अब हमें पढ़ना है फेज क्या है। फेजेस क्या है? फेजेस का मतलब कि फेजेस इसी का डिटेल स्टडी है इसकी, कि O2 इन्वायरमेंट में है, O2 जो है वो इन्वायरमेंट में, हवा में है, और वो किस किस पाथ से होते हुए, किस किस फेज से गुजरते हुए टिश्यू तक पहुंचेगा, उसी को फेज में बांट देते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन को ही फेज में बांटना है, उसी का फेज ऑफ रेस्पिरेशन। आइए हम बताते हैं कि फेज क्या है, ठीक है। देखिए फेज हम बताते हैं कि फेज जो हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन जो समझा था, उसी को फेज में बांटना है। तो हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या समझाया था आपको, कि ऑक्सीजन हमें इन्वायरमेंट से या एयर से लेना है सांस में, और जब तक टिश्यू में एक्सचेंज ना हो जाए, टिश्यू में जब तक वो एक्सचेंज ना हो जाए, टिश्यू में जब तक वो एक्सचेंज ना हो जाए, टिश्यू में जब तक वो एक्सचेंज ना हो जाए, तब तक हम उसे एक्सटर्नल कहेंगे। जैसे वो टिश्यू में एक्सचेंज हो जाता है, उसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। एक्सटर्नल मतलब कि वो रास्ते में है, नली में है, उसका यूज नहीं हो रहा है, वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, उस टिश्यू तक पहुंचाना है। तो जब तक वो ब्लड वेसल तक ना पहुंच जाए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। जैसे ब्लड में जाके, ये ब्लड वेसल्स में जाके, अब ब्लड वेसल्स से जाके वो टिश्यू में एक्सचेंज हो जाए, टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन देना है और CO2 को वापस ले लेना है, तो इसी को इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल एक्सचेंज करना है। हमने इन्वायरमेंट से एक्सचेंज किया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, टिश्यू को एक्सचेंज किया इंटरनल रेस्पिरेशन। तो कहां से कहां शुरू होता है? तो देखिए इन्वायरमेंट में जो हमारा ऑक्सीजन है वो है 21% है, 21% है। नाइट्रोजन जो है 78% है, और बाकी 1% में बाकी सब गैसेस आती है, ठीक है, बाकी सब है। तो हमने ऑक्सीजन, हमने एयर लिया, जर्नी होती है नाक से, ये हो गया नोज, ठीक है, ये नोज हो गया। फेज देखिए, फेज पहला फेज जो है नाक से टकराना है, नाक से अंदर जाना है नोजल कैविटी में, ठीक है, ये है नोजल कैविटी। नोजल कैविटी को ही नोस्ट्रिल कहते हैं। देखिए स्क्रीन पे एक डायग्राम जो दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम को देखिए कि हवा कहां से कहां अंदर शुरू हो रही है। आपको इमेज जो इमेज दिख रही है उसमें आप ध्यान दीजिए, और आप MBBS का स्टूडेंट हो, पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि नोज नोस्ट्रिल में क्या अंतर है। तो नोज जो हमारे बाहर का जो नोज है वो नाक है, उसके जो छेद शुरू हो रहे हैं वो नोस्ट्रिल कहते हैं, ठीक है, नोस्ट्रिल। उसके बाद जो नली शुरू होती है, नोस्ट्रिल के बाद शुरू होते हैं नोजल कैविटी, नोजल कैविटी शुरू हो रही है। नोजल कैविटी के बाद यहाँ पे शुरू होती है नोजल कॉन्की। हर चीज का अपना अपना एक फंक्शन है, अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, और सबका अपना अपना एक अलग काम है। सिर्फ हवा, ऐसे तो जहां हमें टिश्यू होता है, नेचर क्या करता है कि सीधा हर जगह छेद कर देता है, कि भाई नाक से सफर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टांगों की ऑक्सीजन की जरूरत है तो वहीं पे छेद बना दो, डायरेक्ट हवा चल जाएगा, यहाँ से सफर करने की क्या जरूरत है। हमारे सारे हवा नाक से ही की जाती है, जहां जरूरत है वहीं पे छेद कर देता है। हमारे हाथों को ऑक्सीजन चाहिए तो हाथ में छेद रहता है,
वहीं पर ऑक्सीजन डायरेक्ट चला जाता है। सारी नाक से ही क्यों जा रही है, तो उसके पीछे यही कारण है कि नाक से जब जाता है ना, तो यहाँ पे सबका अपना अपना रोल बटा हुआ है, यहाँ सबको काम पे लगा हुआ है कि उस हवा के साथ करना क्या है। मैं जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे, मैं सबका फंक्शन पढ़ाऊंगा आपको कि अभी मैं फेज में बांट रहा हूँ कि नाक की हवा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है टिश्यू तक। तो पहले गुजरी नाक, नाक से आई नोस्ट्रिल, ठीक है, नोस्ट्रिल यानी छेद से, नोस्ट्रिल के बाद उस कैविटी से जो नली है, नली उस नोस्ट्रिल, जैसे ही नोस्ट्रिल आई यहाँ नजल कॉन्की है, नोजल कॉन्की के ही बाद से आपको आती है फेरिंग्स। देखिए नाक के सीधा ऑपोजिट वाले वाल को फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, फेरिंग्स कहते हैं, मुंह से लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है, मुंह के पास लैरिंग्स। तो जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद शुरू होती है, आपको मैं इमेज में देखिए, इमेज में देखिए जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स भी 3 तरह की होती है, फेरिंग्स में भी 3 पार्ट होती है, फेरिंग्स भी 3 होती है। एक होता है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, इमेज में देखिए नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स क्या है कि जब नाक से ऑपोजिट वाले वाल को नेजोफेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद है ओरोफेरिंग्स, 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 ओरल मतलब माउथ हो गया, ओरो मतलब माउथ हो गया, तो माउथ के जिस ठीक ऑपोजिट वाले वाल के एरिया को ओरोफेरिंग्स कहते हैं, इसका भी काम है। और जहां ओरोफेरिंग्स और लंग्स ट्रैकिया जहां जिस एरिया में शुरू होता है, लैरिंगो, लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट है, पहला पार्ट है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स इमेज में देखिए, नेजोफेरिंग्स, उसके नीचे होती है ओरोफेरिंग्स, और जहां लंग्स और ओरल आपस में सेपरेट होते हैं, आपस में सेपरेट होती हैं, उसी का लैरिंगोफेरिंग्स। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्लोटिस है, ग्लोटिस से फूड पाइप जाता है, एक फूड पाइप जाता है, एक एयर पाइप आता है, एयर पाइप आता है, इसी एरिया को लैरिंगोफेरिंग्स, लंग्स और ओरेंग्स, खाने वाली नली और सांस में दोनों अलग अलग ओरेंग्स, इसी एरिया को लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के 3 पार्ट है। उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स में भी आता है, लैरिंग्स में भी आता है वॉइस बॉक्स होती है, वॉइस बॉक्स यहाँ से भी गुजरता है। उसके बाद जो हमारा ट्रैकिया है, देखिए यहाँ से ट्रैकिया शुरू हो रहा है, ट्रैकिया, ट्रैकिया का भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ट्रैकिया क्या होता है, सी से कार्टिलेज 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 होता है। वो तब तक एक लंबी ट्यूब बनाएगी, तब तक वो लंबी ट्यूब बनाएगी जब तक T4 T5 थोरासिक जो है, थोरासिक वर्टिब्रा है, T4 T5 तक वो आती है, उससे कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है सांस की सबसे लंबी और चौड़ी नली है, यानी सबसे वाइडेस्ट, इसकी डायमीटर बहुत बड़ी होती है और वो लंबी होती है, ठीक है, वो लंबी होती है। हम आपको बीडी चौरसिया के एनाटॉमी में पढ़ा रहे हैं, उसके वीडियो भी आप देख सकते हैं कि उन सबका स्ट्रक्चर का। अभी हम सिर्फ फंक्शन स्टडी को ही फिजियोलॉजी कहते हैं, अभी हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस डिटेल स्टडी में जाएंगे। आपको डिटेल पढ़ना है तो मेरे दूसरे लेक्चर में बीडी चौरसिया का एनाटॉमी में पढ़ाता हूँ, आप वहां जाकर देखिए, मेरे चैनल जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे T4 तक ये नली जाएगी। उसके बाद ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया ही 2 हिस्सों में बढ़ती है, बाइफरकेट होती है, जो लंग्स में जाती है, उसे कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। देखिए यह हो गया ट्रैकिया, यह हो गया ट्रैकिया, अब यह हो गया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ही जो है वो लंग्स में जाती है। अच्छा, ब्रोंकाई ही नहीं कि ब्रोंकाई सीधा अलविदाई तक पहुंच गया, ब्रोंकाई में भी और हमें क्या करना है कि अब सेल तो सबसे छोटी होती है, और ब्रोंकाई ट्रैकिया इतने साइज की है, सेल इतने साइज का है, तो क्या वो डायरेक्ट हम इसमें हवा घुसा दें, इसमें हम हवा घुसा दें, ऐसे नहीं हो सकता। हमें इसका रास्ता और कम करते करते उस सेल तक, उस टिश्यू के एरिया तक, सरफेस एरिया तक हमें छोटा करना होगा, ताकि वो दोनों जुड़े रहे और सांस एक्सचेंज करते रहे उस वेसल्स तक, ठीक है, उतना छोटा करना होता है। ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स और छोटा होते जाता है, और छोटा होते जाता है, और पतला होते जाता है, उन सबके नाम बदल जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी,
क्वार्टरनरी, फिफ्थ स्टेज, सिक्स स्टेज, सेवन स्टेज तक पतला होते जाता है, तब जाके वो अल्विलाई तक मिलता है। और अल्विलाई ही वो मेल है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन शुरू होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया हवा, और हवा ही जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स जाएगा टिश्यू में। यहीं पे इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। मैं तब से आपको जो चिल्ला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हवा की जो फेज बढ़ती है वो इतनी फेज में शुरू होती है। तो चलिए मेरे साथ रिपीट करिए, देखिए बढ़िया कॉपी जो नोट्स बना, देखिए ध्यान से साफ सुथरा नोट्स बनाइएगा। यहाँ पे थोड़ा मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा गंदा हो जाता है कि पहले हवा शुरू हुई नाक से, नाक की दोनों छेद को नोस्ट्रिल कहते हैं, नोस्ट्रिल से। उसके बाद नजल कैविटी, उसके बाद नजल कॉन्की, जो सरफेस नाक के ऊपर जो सरफेस है नजल कॉन्की, वहां पे उसका वहां से गुजरते हुए फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स पीछे है, उसके बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया में शुरू होता है। ट्रैकिया के बाद से ब्रोंकाई में होता है। ब्रोंकाई से एक पतली छोटी नली है, उसका डायमीटर छोटा है, वो ब्रोंकियोल्स में जाता है। ब्रोंकियोल्स भी गुजरते फाइनली अल्विलाई तक पहुंचता है, और अल्विलाई से ही गैस एक्सचेंज होता है ब्लड वेसल्स में, और वो ब्लड उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है उस टिश्यू तक, और टिश्यू से उस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है वापस इस अल्विलाई तक। अब हमने हवा तक पहुंचा दी, फिर एक हवा अंदर भी बाहर भी निकालना है। फिर शुरू करिए, हमें अल्विलाई तक ब्लड वेसल, उस टिश्यू से आएगा ब्लड वेसल तक, ब्लड वेसल से जाएगा अल्विलाई तक, अल्विलाई से आएगा ब्रोंकियोल्स, वो सबसे छोटी ब्रोंकियोल्स बड़े ब्रोंकियोल्स देगा, बड़ा ब्रोंकियोल्स उससे भी बड़ा ब्रोंकियोल्स देगा, उससे भी बड़ा ब्रोंकियोल्स देगा, ब्रोंकाइल्स का तो ब्रोंकाई बन जाएगा, वो ब्रोंकाई ट्रैकिया को देगा, ट्रैकिया से हमें लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स, फिर कॉन्की, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल से नाक से फिर बाहर आ जाए। यही पाथ है, इसी पाथ को याद रखना है। ठीक है, इसी पाथ हमेशा देखिएगा। हाँ, डॉक्टर भी जो स्टेथोस्कोप हवा रेट सुनने के लिए जो वो आपके ट्रैकिया पे नहीं लगाते, नहीं नाक पे लगाते हैं, वो आपको लंग्स पे लगाते हैं और हार्ट बीट के पास लगाते हैं, ताकि फाइनली एयर का टाइमिंग है कहाँ तक पहुंचा है उसको चेक करते हैं, ना कि ट्रैकिया पे लगाते हैं। ये फेजेस है। ठीक है, फेजेस हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन, रेंज, टाइप्स पढ़ा, फेजेस पढ़ा। अब हमें एनाटॉमी इसका ट्रैक पढ़ना है, ट्रैक एनाटॉमी। देखो डिटेल ट्रैक एनाटॉमी आपको मिलेगा बीडी 84 वाले लेक्चर में। अभी आपको हमें लंग्स का रेस्पिरेटरी ट्रैक यहां से शुरू होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इस डिफिनेशन की याद रखिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्चुअली में है क्या। ठीक है, हम आपको पढ़ाते हैं।